भारत के पॉलिसी मेकर्स जल्द ही ये बात समझ लें कि मोदी सरकार की एंटी मुस्लिम वाली आइडियोलॉजी से वो पूरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तय ना करें। वो दिन अब हवा हो चुके हैं जब आइडियोलॉजी के नाम पर रशिया जैसे मुल्क ने चेकोस्लोवाकिया में सेना भेजी थी, या पूरी दुनिया ने रंग भेद के नाम पर क्रिकेट जैसे खेल में साउथ अफ्रीका की एंट्री पर बैन लगा दिया था। अब वो वक्त आ गया है जब रूस यानी रशिया तालिबान का खुलकर सपोर्ट कर रहा है। वही रूस जो अपने ही मुल्क में चेचन्या का अलगाववाद झेल रहा है। पाकिस्तान और चीन के बाद जो देश तालिबान के साथ खुलकर खड़ा है वो रूस है। वही रशिया जिसे काबुल पर तालिबान के कब्जे से कोई परेशानी नहीं हुई, जिसकी एम्बेसी थोड़े वक्त के लिए भी काबुल में बंद नहीं हुई, जिसके एम्बेसडर यानी राजदूत ने ऑफिशियल तौर से कहा कि उनको तालिबान के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। वही रूस जिससे तालिबान ने इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में मदद मांगी है। ये वही रूस है जो एक वक्त में प्रैक्टिकल तौर पर सोवियत यूनियन था। वही सोवियत यूनियन जिसने 1979 में अपने टैंक अफगानिस्तान भेजे थे और अपने आदमी बबरक करमाल को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बनवाया था। ये वही सोवियत यूनियन था जिसके 15,000 सैनिक अफगानिस्तान में मारे गए थे, अरबों डॉलर फूंक गए थे और 1989 में उसे सैनिक और टैंकों को वापस बुलाना पड़ा था। पहली बार रशियंस को लगा था कि CPSU यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन या पोलित ब्यूरो हार भी सकता है। जानकारों ने अफगान पॉलिसी को कम्युनिज्म की हार और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन यानी टूटने की कई वजहों में से एक माना था। आज वही रशिया उसी अफगानिस्तान में उन्हीं ताकतों के साथ खड़ा है जिन्होंने उसे वहां से उखाड़ फेंका था, और उसी रशिया के मौजूदा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से नरेंद्र मोदी, जिनकी पार्टी बीजेपी एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी वाली इमेज से पूरी दुनिया में मशहूर है, उन्होंने टेलीफोन पर अफगानिस्तान मसले को लेकर बातचीत करी है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके खुद ये इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैंने अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन से अफगानिस्तान की ताज़ा हालात पर बात करी है। आपको बता दूं कि इसके पहले नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से बात करी थी और उनसे भी तालिबान के मुद्दे पर डिस्कशन किया था। जैसे कि आपको पता ही है, नेटो का मेंबर मुल्क होने की वजह से जर्मनी के सैनिक भी अफगानिस्तान में मौजूद थे और कुछ अभी भी वहां मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि जर्मनी तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है ताकि पिछले 20 सालों में जो हासिल हुआ है उसकी हिफाजत करी जा सके। जर्मनी की संसद को एड्रेस करते हुए मर्केल ने कहा कि वो सेना और स्टाफ जिन्होंने जर्मनी के लिए जब तक जरूरत थी काम किया, उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकालना जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि जर्मन सेना ने तकरीबन 4,600 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला है और ये उनका अभी तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार अभी तक इंतजार करो और देखो की पॉलिसी पर चल रही है। सरकार ने काबुल एम्बेसी से अपने तमाम एम्प्लॉइज और दूसरे लोगों को वापस बुला लिया है। मोदी ने रूसी प्रेसिडेंट और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से बात ऐसे वक्त पर करी है जब अफगानिस्तान के मुद्दे पर G7 देशों की बैठक शुरू हो चुकी है। G7 के देश अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी 31 अगस्त 2021 के बाद भी चाहते हैं, जबकि तालिबान ने इसके खिलाफ अमेरिका को गंभीर यानी सीरियस नतीजों की वार्निंग दी है। खैर, रूस पर वापस चलते हैं, क्योंकि रूस इस रीजन में वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके थोड़े बहुत रिश्ते भारत की मोदी सरकार के साथ भी ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के बाद रूस ही ऐसा मुल्क है जिसने तालिबान को खुलकर सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, आखिर दशकों पुराने अपने इस दुश्मन अफगानिस्तान के लिए क्यों रूस को प्यार उमड़ रहा है, बताऊंगी पर्दे के पीछे का पूरा सियासी तमाशा रशिया और अफगानिस्तान की मौजूदा मोहब्बत को लेकर। और साथ ही ये जानेंगे कि क्या बदलते सियासी इक्वेशन में दूसरे मुल्क भारत से मोदी सरकार की एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी के चलते किनारा कर रहे हैं, जिसके चलते भारत एकदम अलग थलग पड़ता दिख रहा है।
लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस का तालिबान को खुलकर सपोर्ट करने के पीछे का सियासी तमाशा समझने के लिए पहले तालिबान को रूस से किस किस तरह की मदद मिल रही है उस पर ध्यान देना जरूरी है। अफगानिस्तान में 20 साल तक चले अमेरिका तालिबान जंग पर मॉस्को चुपचाप नजर टिकाए रहा, लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के 48 घंटों के अंदर रूसी एम्बेसडर दिमित्री जिरनोव ने तालिबान के एक रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करी। इतना ही नहीं, रूसी एम्बेसडर ने तालिबान को सर्टिफिकेट देते हुए कहा कि उन्होंने बदले की कार्रवाई या वायलेंस का कोई सबूत नहीं देखा है। यूएन में रूस के रिप्रेजेंटेटिव वैसिली नेबेंजिया ने कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान में सुलह की नई उम्मीद दिख रही है और कानून का राज लौट रहा है, जिससे सालों तक चले खून खराबे का खात्मा हो गया है। रूस की प्रायोरिटीज और उसके फ्यूचर प्लानिंग का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में प्रेसिडेंट पुतिन के स्पेशल मैसेंजर जमीर काबुलोव ने कहा कि अशरफ गनी की पुरानी कठपुतली सरकार के मुकाबले तालिबान से बातचीत करना ज्यादा आसान है। इससे पहले रूस के डिप्लोमेट्स ने दावा किया था कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के ठीक पहले अशरफ गनी 4 गाड़ियां और 1 हेलीकॉप्टर में नकदी भरकर देश छोड़कर भाग गए हैं, जबकि अशरफ गनी ने इन सारे इल्जामों को झूठ कहकर खारिज कर दिया था। दरअसल तालिबान में रूस की दिलचस्पी एकाएक नहीं बढ़ी है। तालिबान के डेलीगेशन ने साल 2018 से ही कई बार मॉस्को का दौरा किया था और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से कई लेवल पर मुलाकात करी थी। इससे अशरफ गनी की सरकार और मॉस्को में रिश्ते बिगड़े और उसने रूसी प्रेसिडेंट के स्पेशल मैसेंजर पर तालिबान सपोर्टर होने का इल्जाम लगाया। उसने यह भी कहा कि रूस और तालिबान के बीच 3 साल से जारी बातचीत से अफगानिस्तान सरकार को बाहर रखा गया था। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के स्पेशल मैसेंजर जमीर काबुलोव ने इन सारे इल्जामों को खारिज कर दिया और तल्खी से कहा कि अशरफ गनी की सरकार एहसान फरामोश थी। वहीं उस वक्त के अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर रेक्स टिलरसन ने अगस्त 2017 में कहा था कि रूस तालिबान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रूस ने इससे इनकार किया था। तो दोस्तों, अब आते हैं रूस और तालिबान की बढ़ती मोहब्बत पर। इस सियासी लव स्टोरी को सीरिया में रूस की दिलचस्पी से समझा जा सकता है। रूस ने साल 2016 में सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद की मदद इसलिए शुरू करी थी कि वो मिडिल ईस्ट में अपनी जगह बना सके। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस हद तक चले गए थे कि असद ने अपने ही लोगों पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया और रूस इस पर सिर्फ चुप ही नहीं रहा, बल्कि वो सीरियाई सेना के साथ खड़ा दिखा। नतीजा यह हुआ कि सिविल वॉर लगभग हार चुके असद ने रूस की मदद से पासा पलट दिया और डेमोक्रेसी की मांग कर रही आम सीरियाई जनता और अलगाववादी कुर्द समेत सभी ताकतों को बुरी तरह हरा दिया। रूस अफगानिस्तान में इसी पॉलिसी पर चल रहा है कि वो किसी कीमत पर सेंट्रल एशिया पर अपनी पकड़ बना ले। इसके लिए अगर उसे अपने पुराने दुश्मन अफगानिस्तान से भी हाथ मिलाना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल सेंट्रल एशिया के मुल्क कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान सोवियत यूनियन में शामिल हुआ करते थे। सोवियत यूनियन बिखरने के बाद ये सब अलग अलग हो गए और अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन इन चारों देशों में रूस की दिलचस्पी बढ़ गई जब व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट बने। इसकी 2 वजह मानी जाती हैं। व्लादिमीर पुतिन एक राष्ट्रवादी नेता है जो रूस को उसकी पुरानी शान वापस दिलाने की बात करते आए हैं। अब सोवियत यूनियन तो दोबारा बन नहीं सकता, लेकिन उस वक्त के सारे मुल्क आज रशिया के साथ एकजुट होकर रहे, ये तो मुमकिन हो ही सकता है।
रूस ने जब 2015 में क्रीमिया संकट के दौरान यूक्रेन की खुलेआम मदद करी थी तो इसके पीछे भी उनकी यही सोच थी। इसी सोच के तहत पुतिन सेंट्रल एशिया के इन चारों देशों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। इसके अलावा इन चारों मुल्कों में नेचुरल गैस का बड़ा भंडार है और बड़ी तादाद में कच्चा तेल भी है। इसके अलावा यूरेनियम, तांबा, लोहा, टंगस्टन वगैरह का भी जबरदस्त भंडार है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये चारों मुल्क एशिया को यूरोप से जोड़ते हैं। तो जिस तरह का सियासी ज्योग्राफिकल स्ट्रैटेजी में इंटरनेशनल सत्ता की इक्वेशन बदली है और चीन सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है, उसे देखते हुए सेंट्रल एशिया को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चारों मुल्क कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान अफगानिस्तान की सरहद से सटे हुए हैं और अफगानिस्तान चाइना, रशिया और ईरान से सटा हुआ है। अब रूस ने जिस तरह अमेरिका के बदले चीन की तरफ रुख किया है और भारत के साथ रिश्ते रखने के साथ साथ पाकिस्तान से भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, उससे यह साफ है कि उसे अफगानिस्तान में भी अपनी पैठ बनानी जरूरी है। और यहीं पर मोदी सरकार की एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी के चलते भारत अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल सेंट्रल एशिया पर अपनी पकड़ बनाने के लिए ही चीन और रूस ने 2001 में इस रीजन के चारों देशों के साथ मिलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। भारत को इसमें बहुत बाद में शामिल किया गया था और चीन ने इसे बैलेंस बनाने के लिए इसके बाद पाकिस्तान को भी इसमें जोड़ दिया था। चीन और रूस भले ही कहते रहें कि यह इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के लिए है और इसका मिलिट्री सपोर्ट से कोई लेना देना कभी नहीं होगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि जरूरत पड़ने पर इसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वक्त बनाया जा सकता है, क्योंकि रीजनल कोलैबोरेशन और सुनामी जैसे हालात से निपटने के लिए बनाया गया क्वाड्रिलेटरल डायलॉग यानी क्वेड को आज एशियन नेटो कहा जा रहा है। इसी तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नेचर भी कभी भी बदल सकता है। सोवियत यूनियन फौज के टैंक जब 1979 में रूस से चलकर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान में दाखिल हुए थे तो सोवियत यूनियन के उस वक्त के प्रेसिडेंट लियोनिद ब्रेजनेव की नजर अफगानिस्तान की जियोपॉलिटिकल हालात पर पड़ी थी और वो रूस से चीन तक राज करने का ख्वाब देख रहे थे। खैर, सोवियत यूनियन तो अब रहा नहीं, सोवियत मार्का कम्युनिज्म भी नहीं रहा, लेकिन रूस है, रूसी नेशनलिज्म है। लियोनिद ब्रेजनेव नहीं रहे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन का नेशनलिज्म भी है और सोवियत यूनियन की शान को फिर से जिंदा करने का ख्वाब भी। ऐसे में सेंट्रल एशिया की जरूरत और अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने की रूस की स्ट्रैटेजी एकदम साफ दिख रही है। लेकिन भारत की मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी और फॉरेन पॉलिसी श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक, अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक, पाकिस्तान से लेकर रूस तक और चीन से लेकर नेपाल तक पूरी तरह फेल हो चुकी है। और इसकी वजह है बीजेपी आरएसएस का खोखला नेशनलिज्म जो एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी पर टिका हुआ है, जिसके चलते अफगानिस्तान में अरबों खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भारत सेंट्रल एशिया से अलग थलग पड़ता दिख रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बेहतर रहेगा कि भारत के पॉलिसी मेकर्स जितनी जल्दी हो सके समझ लें कि बीजेपी की एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी से वो भारत की फॉरेन पॉलिसी तय हरगिज ना करें। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/drarshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।